जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे ग्रह के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे? ग्रह के बारे में। तो आइए जानते हैं, दो ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। कौन कौन से ग्रह के बारे में पढ़े थे? कल हम लोगों को पहला पढ़े बुध ग्रह के बारे में, और दूसरा पढ़े थे हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में। किस ग्रह के बारे में? शुक्र ग्रह के बारे में। तो दो ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज है हम लोगों को थर्ड ग्रह। कौन सा ग्रह के बारे में पढ़ना है? आज पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पृथ्वी जहाँ पे हम लोगों का निवास स्थान है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, उसी ग्रह के बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्ट भरी कहानी है। आइए आज जान लेते हैं पृथ्वी के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो है सूर्य से दूरी कितना है? थर्ड नंबर पर। यहाँ पे सूर्य है, उसके बाद चक्कर आ रहा है, यहाँ पे बुध होगा, यहाँ पे शुक्र होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। तो जो सूर्य से दूरी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है थर्ड नंबर पे आता है। किस नंबर पर आता है? पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है। अगर हम आकार की बात करें दोस्तों, आकार की, तो आकार के हिसाब से पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। केवां सबसे बड़ा ग्रह है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है बृहस्पति, ठीक है, आकार के हिसाब से। और पृथ्वी जो है आकार में कितना है? आकार में तीसरा आता है। और दोस्तों इस सूर्य से दूरी के अनुसार अगर इसकी बात करें तो सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ये आता है, आकार में ये पांचवा ग्रह है, ठीक है, पांचवा। और सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम जो है तीसरा पड़ता है। क्या होता है? क्रम तीसरा पड़ता है। बुध और शुक्र के बाद इसका तीसरा क्रम आता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, ये पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। क्या? एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, इसलिए एक ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पे क्या है? जीवन संभव है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, जल, स्थल, सभी चीज के बारे में जो है यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। इसी की वजह से यहाँ पे जो है जीवन संभव है। और यहाँ पे जीवन संभव है, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण ग्रह है। क्या है? काफी महत्वपूर्ण ग्रह है। दोस्तों अगर इसको बात करें तो यहाँ पे 71% जो है जल है। इस स्थल पर, पृथ्वी पर जो है 71% जो है जल उपस्थित है, और 29% भूभाग में जो है स्थल है। 29% ही जो है स्थल स्थित है, और 71% जो है जल स्थित है। क्या? 71% यहाँ पे जल स्थित है। इसी कारण दोस्तों इतना अधिक जल होने के कारण ही इसको कहा जाता है नीला ग्रह। क्या कहा जाता है? इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। तो कोई पूछे नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो उसको पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके 71% भाग में जो है जल उपस्थित है, और 29% भाग में जो है स्थल मौजूद है। उसके बाद दोस्तों आता है, इसको एक और नाम दिया जाता है हरित ग्रह। क्या दिया जाता है? हरित ग्रह। इसका एक और नाम है हरित ग्रह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वातावरण की उपस्थिति है। क्या है? वातावरण की उपस्थिति है। अब वातावरण रहेगा दोस्तों तो हरियाली तो रहेगी ही। यहाँ पे मैदान है, पर्वत है, पहाड़ है, जल की वजह से काफ़ी सारी हरियालियाँ हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे स्थल, वायु, सारा चीज़ यहाँ पे उपस्थित है, वातावरण का निर्माण करता है। इस वजह से इसको हरित ग्रह भी कहा जाता है। तो पूछे हरित ग्रह किसको कहते हैं, तो हरित ग्रह भी पृथ्वी को कहते हैं। उसके बाद नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो नीला ग्रह भी दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है। उसके बाद अगर इसके आकार में बात पूछे तो आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि अगर हम सूर्य से दूरी की बात करें तो तीसरा नंबर पर इसका जो है क्रम आता है, बुध और शुक्र के बाद। उसके बाद दोस्तों मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभावना है। इसके अलावा दोस्तों एक और ग्रह है मंगल, जहाँ पे जीवन की संभावनाएं देखी गई है, लेकिन अभी वहाँ पे निवास शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे संभावनाएं देखी गई कि नहीं, मंगल ग्रह जो है सेम। दोस्तों मंगल ग्रह हम इसके बाद पढ़ाएंगे। तो मंगल ग्रह जब पढ़ाएंगे ना तो आप सभी को पता चलेगा कि मंगल ग्रह जो है सेम टू सेम इसके जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। वहाँ पे भी इसके जैसा क्रस्ट है, इसके वैसा मतलब हर चीज़ इसके जैसा, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस जो है सारा चीज़ जो है वहाँ पे पाया गया है। इस वजह से वहाँ पे क्या है, मंगल ग्रह पे क्या होता है कि पृथ्वी के जैसा ही वहाँ पे जीवन की संभावनाएं देखी गई। तो हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना जानिए कि एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जहाँ पे क्या है, जीवन संभव है। उसके बाद सूर्य से इसका क्रम जो है तीसरा नंबर पर आता है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद दोस्तों एकमात्र ग्रह जहाँ पे जीवन संभव है, यहाँ पे इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% भाग में इसका क्या है, जल उपस्थित है, और 29% जो बचा वो क्या है, भूभाग यहाँ पे उपस्थित है।
दोस्तों इसको हरित ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वातावरण यहाँ पे उपस्थित है, इसके अलावा कोई और भी ग्रह पे वातावरण की उपस्थिति नहीं है। अब दोस्तों आइए, इसका आकार जो है गोलाकार है। किस तरह का इसका आकार है? गोलाकार है। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि किसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है, तो आता है आंसर निकल करके कॉपरनिकस, ठीक है, कॉपरनिकस ही बताता है ना आप लोग आंसर। तो कॉपरनिकस ही राइट आंसर है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों पृथ्वी को गोलाकार के बारे में जानकारियाँ दिया था अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जो है सबसे पहले बोला था कि क्या है, पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। और ये बात है दोस्तों, इसका पीरियड है 384 बीसी का ही बात है, ठीक है, 384 बीसी का ही बात है जब बोला था अरस्तु कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोलाकार है। लेकिन फिर इसको बात को नहीं माना गया। उसके बाद फिर टॉलमी भी आता है। टॉलमी आता है दोस्तों पहली शताब्दी में ही आता है टॉलमी, ठीक है। लेकिन फिर भी इसकी बात को भी नहीं माना जाता है, टॉलमी की बात को भी नहीं माना जाता है। लोग नहीं विश्वास करते हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रैबो भी आता है। स्ट्रैबो आता है दोस्तों सेकंड शताब्दी में, और सेकंड शताब्दी में स्ट्रैबो आता है तो ये भी कहता है कि पृथ्वी क्या गोलाकार है। लेकिन इसकी भी बात को कोई भी जो विश्वास नहीं करता है। लेकिन फिर उसके बाद एक और आता है कॉपरनिकस। उसके बाद इतने तीन आने के बाद आया है कॉपरनिकस दोस्तों। लेकिन फिर भी आंसर निकल के आता है कि पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा, तो कॉपरनिकस ने ही कहा था। लेकिन सबसे पहले बात है कि सबसे पहले अरस्तु ने किया था, ठीक है। तो अब निकल करके आता है कॉपरनिकस। और एक कब बताया, तो ये बात है 15वीं शताब्दी की, ठीक है। एक कब बताया है, 15वीं शताब्दी में कॉपरनिकस बताया है कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। तो सबसे पहले बताया किसने था, तो सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। उसके बाद टॉलमी, स्ट्रैबो, 3 लोगों के बाद आता है कॉपरनिकस। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे कि किसने बताया सबसे पहले कि पृथ्वी गोलाकार है, तो आंसर निकल के आता है कॉपरनिकस। क्योंकि इसकी बात पर लोग विश्वास किया, फिर जिद पे पड़ गया कि नहीं गोलाकार ही है। ये लोग अपने बात पर उतना भी जिद पकड़ के नहीं बैठे हुए थे, बस बोल दिया, ठीक है। और वो जोड़ दिए तो जानते हैं ना, जो जिद हो करता है ना, उसी को ना कुछ मिलता है भाई, ठीक है। अब जिद नहीं पकड़ेगा तो कैसे मिलेगा कुछ, ठीक है। जिद नहीं पकड़ेगा तो कुछ मिलेगा, जिद नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। जिद्दी होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ के लिए जिद कीजिएगा ना, आपको हासिल हो ही जाएगा। आइए दोस्तों, अब इसका बात करते हैं सूर्य से तुलना करते हैं। दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की अगर बात करें तो सूर्य से एक 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, दूर है सूर्य से। लेकिन फिर भी दोस्तों सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, सूर्य। इसको अच्छे से लिखते हैं दोस्तों। आप लोग हम बार बोलते हैं, कल भी बोले थे हम आप लोगों को कि आप लोग वीडियो में सुनते हैं और कोई भी जो भी लिखा हुआ देखते हैं, तो आप लोगों को नोट्स अगर बनाना हो तो आप खुद से कॉपी पे एक लाइनिंग बना करके इस तरह से लिख लीजिए। और नहीं तो फिर हम आपको नोट्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम आपको कल भी बताए थे कि हम खुद ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करने के बाद ही हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो फिर हमको टाइम नहीं मिलेगा नोट्स देने का, ठीक। तो आप लोग नोट्स अगर बनाना है आपको तो बनाते चलिए। पीटी के लिए ये सब फैक्ट बहुत आएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन ये मेंस में उतना इस सब से क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है। पीटी के लिए नोट्स बनाएगा तो पीटी में बहुत काम देगा, ठीक है। और मेंस के लिए उतना अधिक नहीं है। मेंस के लिए हाँ ज्वालामुखी से, भूकंप से बड़ा सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो वाला चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। उसमें क्वेश्चन भी हम देंगे आप लोगों को लिखने के लिए मेंस के हिसाब से, जिससे कि आप लिख पाएँ, ठीक है। वीडियो के अंत में अगर हम वीडियो पढ़ाएंगे, ज्वालामुखी पढ़ा दें, उसके बाद फिर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे लिखने के लिए ज्वालामुखी पर। उसके बाद फिर आपको उस क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। तो सूर्य से दूरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सूर्य से दूरी जो है ये है 15 करोड़, ठीक है। 15 करोड़ इसको मापा जाता है दोस्तों। लेकिन इसका जो है और पूरा एक्यूरेट जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर कहा जाता है। लेकिन अगर इसका एक्यूरेट निकालो तो इसका आता है 14.96, ठीक है। तो इतना करोड़ किलोमीटर जो है ये दूर है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा लमसम 15 ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं, इससे सूर्य से इतना दूरी है तो और सूर्य का क्या लगा, आप सभी को पता है कि सूर्य का क्या लगा रहा है, एक चक्कर लगा रहा है सूर्य का। तो चक्कर दोस्तों इसको लगाने में समय लगता है, पता है कितना लगता है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, सबसे पहले जान लीजिए कि इतना करोड़ दूर होने के बावजूद भी दोस्तों ये सूर्य का क्या है, सूर्य इसका क्या है, सबसे निकटतम तारा। हम भटक गए थे थोड़ा सा, पहले यहाँ पे लगे हाथ ही सब जान लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बाद भी सूर्य क्या है, सबसे निकटतम तारा इसका है। सबसे इसका निकटतम तारा कौन है, सूर्य है दोस्तों। सूर्य के बाद इसका सबसे निकटतम तारा आता है। सूर्य के बाद सेकंड नंबर पर आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम दोस्तों आप लोग सुने होंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी।
ठीक है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी दोस्तों आता है इसके बाद सबसे सूरज के बाद सबसे नजदीकतम तारा की अगर बात करें पृथ्वी से तो कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है अल्फा सेंचुरी का भाग है। प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा है जबकि अल्फा सेंचुरी एक तारा का समूह है। याद रखिएगा, अल्फा सेंचुरी कोई करे तो अल्फा सेंचुरी दोस्तों तारा नहीं है, अल्फा सेंचुरी जो है एक तारा का समूह है जिसका ही भाग है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये एक मात्र भाग है अल्फा सेंचुरी का। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है अल्फा सेंचुरी का एक भाग मात्र है और अल्फा सेंचुरी में इसके जैसा प्रोक्सिमा सेंचुरी के जैसा बहुत सारे तारे हैं। ठीक है, तो अल्फा सेंचुरी जो है तारों का समूह है जबकि प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है एक तारा है। तो सूरज के बाद सबसे निकटतम तारा पृथ्वी का कौन हो गया, प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आपको साइरस तारा के बारे में हम बताए थे। ठीक है, तो साइरस उसके बाद आता है। यहाँ पे सबसे चमकीला तारा जो है साइरस है। और दोस्तों इसके बाद रात में सबसे चमकीला तारा क्या है, साइरस है। एक और डार्क स्टार के ये सब हम जब आपको सूरज पढ़ाए थे, तारा पढ़ाए थे तब हम आपको ये सारी बात बता चुके थे। तो सेकंड नंबर पर याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी आता है। सेकंड नंबर पर सूरज के बाद सबसे नजदीकतम तारा अगर पूछे पृथ्वी का तो कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब देखिए आते हैं इसके त्रिज्या वगैरह जानते हैं, त्रिज्या घनत्व इसका कितना है, सूर्य से कितना दूरी में जो है ये चक्कर लगाता है, सारा चीज़ हम यहाँ पे आपको बताते हैं। इसमें ज्योग्राफी में ना ऐसे भी पीटी का फर्क बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, दोस्तों अगर इसकी त्रिज्या की बात करें दोस्तों, इसका दो चीज़ है। देखिए पृथ्वी इस तरह से है, ऐसे मान लीजिए कि पृथ्वी है दोस्तों। पृथ्वी की आज को क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए ना आज को, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव हो जाता और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव आता, लेकिन ऐसे नहीं है। पृथ्वी थोड़ा सा खसक गया। ठीक है, थोड़ा सा खसक गया है ऐसे, और ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक्यूरेट में ही है, ये हमको पाना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट में ही है। और ये काल्पनिक हमें खींच रहे हैं आपको रेखा दिखाने के लिए कि होना चाहिए था ऐसे, होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये है ऐसे। कैसे है, ऐसे। तो इस हिसाब से दोस्तों ये जो कोण बनता है, ये वाला जो कोण बनता है यही कोण है 23.5 डिग्री। क्या है, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो पृथ्वी का जो पूछे अक्षीय झुकाव कितना है तो 23.5 डिग्री है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री इसका पड़ता है अक्षीय झुकाव। यानी अपने अक्ष पर पृथ्वी कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है दोस्तों। अब एक बात कीजिए, यहाँ पे है विषुवत वृत्त। ठीक है, ये विषुवत वृत्त, ये है विषुवत वृत्त। आप सभी को पता होगा, हम बताए थे विषुवत वृत्त दोस्तों पृथ्वी पर कुल 4-5 लाइन को महत्वपूर्ण याद रखना है। कौन सा, यह है विषुवत वृत्त। और इसके दोस्तों ठीक नीचे में एक आता है, यहाँ पे होता है मकर रेखा, और यहाँ पे दोस्तों एक होता है कर्क रेखा। ठीक है, इस चीज को बहुत ज्यादा याद रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे होता है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे होता है दक्षिणी ध्रुव। इतना चीज को आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये है क्या है, विषुवत वृत्त होता है। ठीक है, विषुवत वृत्त। तो यहाँ से ये विषुवत वृत्त है और यहाँ से उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है। ये दोस्तों जो अक्षीय झुकाव हुआ, अक्षीय झुकाव, और ये जो बच गया ना, ये है 66.5 डिग्री। कितना है, 66.5 डिग्री। और इसको दोस्तों कहते हैं कक्षीय झुकाव। क्या कहते हैं इसको, कक्षीय झुकाव। ये कक्षीय झुकाव, ये कौन सा है, अक्षीय झुकाव है, जबकि ये वाला कौन सा है, कक्षीय झुकाव है। तो आपको कोई पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। लेकिन अगर कोई कक्ष पर पूछे कि पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है, या फिर अपनी पृथ्वी अपने कक्ष पे कितना झुका हुआ है, तो पृथ्वी अपने कक्ष पे जो है 66.5 डिग्री झुका हुआ है। और पृथ्वी का कक्षीय झुकाव जो है 66.5 डिग्री का है, जबकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो है 23.5 डिग्री का है। तो इतना आपको बात समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है दो चीज आपको पता चला कि इसका अक्षीय झुकाव कितना है, इसका अक्षीय झुकाव जो है 23.5 डिग्री है। ठीक है, और वही अगर हम कक्षीय झुकाव की बात करें तो इसका कक्षीय झुकाव जो है 66.5 डिग्री हो जाता है। कितना होता है, 66.5 डिग्री होता है दोस्तों। इसका दो व्यास भी है, एक भूमध्य रेखा से इसका व्यास खींचा जाता है, एक अक्ष से इसका व्यास खींचा जाता है। ठीक है, इसको अगर औसत व्यास की इसका बात करें तो देखिए पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है ध्रुव पर, तो इसका दो तरह से त्रिज्या व्यास तक जो है निकाल दिया गया। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पे औसत अगर हम इसकी व्यास की बात करें, औसत व्यास इसका याद रखिएगा, इसका औसत व्यास हो जाएगा 12,000
12,742, ठीक है, 12,742। इस प्रकार से अगर इसका औसत त्रिज्या निकालेंगे तो इसका औसत त्रिज्या हो जाएगा 3,671, ठीक, 3,671 हो जाएगा इसका त्रिज्या। और फिर अगर दोस्तों व्यास हम अलग अलग व्यास निकालते हैं, अलग अलग व्यास, तो अक्षीय व्यास जो होता है इसका, अक्ष से व्यास, अक्षीय व्यास जो इसका होता है वो होता है, अक्षीय व्यास की अगर हम बात करें तो अक्षीय व्यास दोस्तों कम होगा, 12,714 ही होगा। जबकि अगर दोस्तों हम विषुवतीय या फिर भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें, भूमध्य रेखीय व्यास के, तो भूमध्य रेखीय विषुवतीय या फिर भूमध्य रेखीय, ठीक है, विषुवतीय या फिर भूमध्य रेखीय व्यास की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बढ़ जाता है 756 हो जाएगा, 12,756। और ये दोनों को बीच में औसत जब निकालेंगे तो इसका औसत व्यास जो है 12,742 पड़ता है। इसका त्रिज्या की बात करें तो 3,671 पड़ता है। अब दोस्तों बात करें अक्षीय परिधि की, तो अक्षीय परिधि इसका हो जाता है, अक्षीय परिधि कम हो जाएगा, 40,008 आता है, 8 किलोमीटर। जबकि दोस्तों विषुवतीय जो है परिधि की बात करें तो ये हो जाता है 40,076, ठीक है, 40,076 किलोमीटर। दोस्तों आपको पता है ये सब क्यों होता है, अक्षीय व्यास और विषुवतीय व्यास, फिर अक्षीय ध्रुव, अक्षीय परिधि, उसके बाद ये विषुवतीय परिधि। तो ये ऐसा होता है क्योंकि पृथ्वी हमारा जो है पूरा तरह से गोल नहीं है, क्या है, पूरा तरह से गोल नहीं है, ध्रुव पर क्या चपटा है। और फिर व्यास जो है भूमध्य रेखा कहाँ होगा, पृथ्वी को, आपको पता है कि पृथ्वी जो है विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को क्या करता है, 2 भागों में बांटता है, वो भी समान भागों में बांटता है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा व्यास जो होगा पृथ्वी का विषुवत वृत्त होगा, ठीक है। तो विषुवत वृत्त से इसका जब परिधि खींचते हैं ना, तो विषुवत वृत्त से इसका परिधि खींचते हैं ना, तो ये आता है निकल करके 4,076 किलोमीटर। जबकि वही हम आज तो इस तरह से झुक जाएगा, ठीक है। तो आज जब झुक जाता है तो इससे अगर परिधि खींचते हैं ना, तो इससे परिधि खींचते हैं तो आता है 40,008 किलोमीटर। तो इसीलिए दोनों अलग अलग निकाला गया है। क्या किया गया, अलग अलग निकाला गया है। तो दोस्तों परिधि जब अलग अलग निकाला गया तो इसका व्यास भी अलग अलग होगा, त्रिज्या भी अलग अलग होगा। तो इसीलिए इसको ध्रुवीय व्यास की अगर बात करें तो 12,000, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन अंतर होगा, ज़्यादा अंतर भले ना हो, फिर अंतर होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। बोला अक्षीय व्यास फिर कितना हो जाएगा, अक्षीय व्यास कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चपटा है ना ध्रुव, तो क्या हो जाता है कि अक्षीय ध्रुव कम जाता है, ठीक है, अक्षीय ध्रुव हो जाता है, अक्षीय जो व्यास हो जाता है वो 12,714 है। जबकि अगर विषुवतीय व्यास की बात पूछे, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो 12,756, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें औसत व्यास के बारे में तो 12,742 इसका औसत व्यास हो जाता है। वही अगर त्रिज्या इसका आधा कर दीजिए, त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है, 3,671, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे परिधि लिखा गया है, ये ध्रुवीय परिधि की बात कर रहा है, ध्रुवीय परिधि की बात कर रहा है। ध्रुवीय परिधि जो है 40,008 है। जबकि अगर विषुवतीय परिधि की बात करें तो विषुवतीय परिधि की बात करें तो 40,076 हो जाता है। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। अब आगे क्या जानना है हमको, क्या हो गया, दोस्तों पृथ्वी तो ग्रह है, इसका अपना सूर्य का अपना जो है इसका प्रकाश तो होगा नहीं, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करेगा, ठीक है। उससे पहले इसका ये जान लीजिए, इसका दोस्तों घनत्व की बात करें ना तो पृथ्वी का घनत्व जो है 5.52 kg प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है, इसका घनत्व है। अगर इसका घनत्व इसका इतना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी तो एक प्रकार का ग्रह है। तो यहाँ पे जो उजाला वगैरह है तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्य से अपना प्रकाश लेता है, क्या करता है, सूर्य से अपना प्रकाश ग्रहण करता है। तो सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर पाएगा दोस्तों, सूर्य जो है इससे कितना दूर है, आपको पता है सूर्य की दूरी जो है इससे 15 करोड़ लमसम जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। फिर भी दोस्तों इस सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगता है 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सोच लीजिए आप प्रकाश की दूरी के प्रकाश की जो स्पीड आप माप लीजिए, ठीक है। तो प्रकाश की स्पीड इतनी तेज होती है कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी सूर्य से पृथ्वी पर पहुंच जाता है 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है। अब दोस्तों प्रकाश के स्पीड के बाद हम बात करें तो प्रकाश की स्पीड होता है 3
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 3 लाख चल देता है। ये कितना इसका है, प्रकाश का स्पीड है, यानी 1 मिनट में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख चल देगा। तभी तो 15 करोड़ होने के बावजूद भी 8 मिनट 56 सेकंड में ही पहुंच जा रहा है, क्योंकि इसका स्पीड जो है बहुत तेज है। तो आप तो सारे जान चुके, अब आप आते हैं थोड़ा सा इधर। घनत्व जान गए, पृथ्वी का व्यास वगैरह सब जान गए। उसके बाद दोस्तों हाँ, चक्कर के बारे में नहीं लगाना है, ठीक है। 2 प्रकार की गति होती है पृथ्वी की। कितने प्रकार की गति है, 2 प्रकार की गति होती है पृथ्वी की। कौन कौन सी गति पृथ्वी की गति होती है? एक होती है घूर्णन गति। कौन सा गति? घूर्णन गति। और एक होता है दोस्तों परिक्रमण गति, ठीक है। क्या होता है? परिक्रमण गति। दोस्तों घूर्णन गति उसको कहते हैं जो अपने अक्ष पर घूमता है। क्या कहता है? अपने अक्ष पर घूमता है। परिक्रमण गति उसको कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। क्या करता है? सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाए तो उसको कहते हैं परिक्रमण गति, और अपने अक्ष पर जब घूर्णन करे तो उसको कहते हैं घूर्णन गति। दोस्तों घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि दिन और रात में परिवर्तन होता है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन होता है, यानी कि एक चक्कर लगाएगा तो दिन होगा रात होगा, इस तरह से दिन रात में परिवर्तन होता है। और ये परिक्रमण गति के कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन, जलवायु जो निर्धारित होता है, ऋतु का जो निर्धारण होता है वो इसके कारण ही होता है, ठीक है। आप परिक्रमण गति की बात करें दोस्तों तो अपने अक्ष पर जो है दोस्तों पृथ्वी परिक्रमण, इसको घूर्णन या परिभ्रमण गति भी इसी को कहते हैं दोस्तों। परिभ्रमण और परिक्रमण में आप कंफ्यूज मत होइएगा। परिभ्रमण गति घूर्णन गति को कहा जाता है। परिक्रमण गति जो अलग परिक्रमा करता है जो सूर्य का, उसका होता है, ठीक है। तो परिक्रमण गति अलग है और परिभ्रमण गति अलग है, दोनों विपरीत है, ठीक है। तो घूर्णन गति को परिभ्रमण गति कहता है। ऐसा नहीं कि परिक्रमण को ही परिभ्रमण कर दीजिए, ऐसा बात नहीं है। परिभ्रमण और घूर्णन एक समान होता है, जबकि परिक्रमण अलग है। दोस्तों घूर्णन गति की बात करें तो घूर्णन गति, इसको घूर्णन करने में लमसम 24 घंटा का समय लगता है। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि 24 घंटा में जो है पृथ्वी, यानी कि एक दिन में 24 घंटा कितना? एक दिन में, यानी कि एक दिन में जो है वो पूरा क्या करता है? अपने अक्ष पर घूम जाता है। लेकिन दोस्तों ये 24 दिन लगाता है, लेकिन इसका एक्यूरेट टाइम भी अगर हम बात करें, लमसम में 24 घंटा बोलते हैं, लेकिन अगर हम एक दिन बोल देते हैं, लेकिन हम अगर बात करें इसका एक्यूरेट टाइम को तो 23 घंटा 56 मिनट लेता है। क्या लेता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय ये लेता है अपने अक्ष पर घूमने में। कितना लेता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेता है, ठीक है। तो इतना जो दोस्तों हम लोग कितना इसको थोड़ा सा ज़्यादा माप लेते हैं, क्योंकि इतना याद करना सामने नहीं, लगभग में हम लोग माप देते हैं कि 24 घंटा। दोस्तों आप एक बात और जानिए, मंगल ग्रह के भी जानेंगे ना मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर एक दिन में ही घूम लेता है, ठीक है। बहुत चीज़ सेम है मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे जीवन की संभावनाएं देखी गई है, क्योंकि ये 23 घंटा में करता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में, और उसका पता है उसका करता है 24 घंटा 37 मिनट में। तो उसका भी मापा जाता है एक्यूरेट टाइम, लगभग में जो मापा जाता है 24 घंटा ही मापा जाता है, एक दिन ही बोला जाता है। और इस यहाँ पे भी क्या कहता है? एक दिन में ही बोला जाता है। लेकिन दोनों का अगर एक्यूरेट टाइम बताएं तो इसका 23 घंटा 56 मिनट है, लेकिन उसका जो है उसका है 24 घंटा 37 मिनट और 22 सेकंड और है, ठीक है। यानी 38 मिनट समझ लीजिए, 38 मिनट नहीं, तो इस तरह से इसका टाइम है, उसका एक्यूरेट टाइम, तो एक दिन ही माना जाता है। तो बहुत चीज़ सेम है। तो अपने अक्ष पर कब कितना समय लगता है घूमने में? तो 23 घंटा 56 मिनट का समय लेता है। और दोस्तों इसका स्पीड क्या है? तो अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है। यानी 1 घंटा में अपने अक्ष पर जब वो घूमता है तो 1 घंटा में 1616 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना? 1116 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। तो ये हो गया घूर्णन गति के बारे में। अब आइए भ्रमण गति, परिभ्रमण गति के बारे में हो गया। अब आइए परिक्रमण गति के बारे में। दोस्तों परिक्रमण गति के बारे में अगर हम बात करें तो परिक्रमण गति किसको कहेंगे? सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो किसको कहेंगे? परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति दोस्तों होता है ना, तो परिक्रमण गति करने में ये लेता है एक्यूरेट टाइम, इसको 666 कहिए या फिर 665 कहिए। 665 दिन कहा जाता है कि 665 दिन में जो है बहुत मतलब कर लेता है एक परिक्रमण चक्र पूरा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका एक्यूरेट टाइम बताएं तो 665.25 कि इतना दिन में करता है, यानी कि 6 घंटा और लेता है। 365 दिन के अलावा 6 घंटा ये और लेता है परिक्रमण करने में, ठीक है। यानी कि 365 दिन और 6 घंटा लगता है दोस्तों इसको एक चक्कर लगाने में सूर्य का। तो एक साल में 6 घंटा दोस्तों बढ़ते जाता है, ठीक है। 1 घंटा क्या होता है? 1 साल में 6 घंटा बढ़ता है, ठीक।
परिक्रमण गति में। तो इस प्रकार से अगर 4 साल होगा, 4 वर्ष होगा ना, तो 4 वर्ष में 6 चौका 24, यानी कि 24 घंटा बढ़ जाएगा, यानी कि 1 दिन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसी के कारण दोस्तों आपको पता होगा लीप वर्ष एक आता है, फरवरी में 1 दिन बढ़ कर के आता है, 28 का नहीं 29 का महीना लगता है, ठीक है। तो फिर वही दिन यही जो है दिन बढ़ जाता है 4 वर्ष के बाद, ठीक है। 4 वर्ष में क्या होता है, 4 वर्ष में 1 वर्ष जो है लीप वर्ष आता है, क्योंकि यही दिन जो है बढ़ जाता है, 6 चौका 24, 1 दिन जो है बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पर डे का हिसाब से क्या मापते हैं, 365 दिन ही मापते हैं, लेकिन 365 दिन में नहीं, 365 दिन और 6 घंटा में जो है सूर्य का परिक्रमण पूरा करता है। अब दोस्तों इसका स्पीड की बात करें तो सूर्य का परिक्रमा कितने स्पीड में करता है, तो इस सूर्य की परिक्रमा जो है लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड में क्या स्पीड से करता है, यानी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर घूमता है। कितना? 30 किलोमीटर, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर घूम लेता है सूर्य की परिक्रमा करते हुए। तो इतना बात आप लोगों को पता हो गया, ठीक है। सारा बात याद रखना है आप लोगों को, कुछ भूलना नहीं है, ठीक है। और अगर भूलेंगे ना तो फिर से वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अभी तो दोस्तों हम थोड़ा इन्फॉर्म में नहीं आए हैं, ठीक है, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा ये सब टॉपिक बोरिंग टाइप का लगता है, और 10th विद्या आने दिए, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक, अच्छा इंटरेस्टिंग लेकर के पढ़ेंगे। ये अच्छा है, लेकिन क्या पढ़ाते हैं। हाँ दोस्तों एक और है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस के बारे में जान लीजिए। इस यहाँ पे जलवायु वातावरण के सुरक्षण के लिए और सुरक्षा के लिए पृथ्वी दिवस एक मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। पृथ्वी दिवस की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और ये पृथ्वी दिवस मनाना शुरू कब से हुआ दोस्तों, तो पृथ्वी दिवस मनाना शुरू हुआ है 1970 से। किससे? 1970 से जाकर के पृथ्वी दिवस मनाना शुरू हुआ है। और दोस्तों ये जो भी वातावरण में हमारा है, जो भी हमारा पर्यावरण है, या फिर मतलब पर्यावरण प्रदूषण कर लीजिए, या फिर जलवायु में प्रदूषण कर लीजिए, जो भी कहिए, तो प्रदूषण से संरक्षण के लिए और सुरक्षा के लिए हम लोगों को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाता है, कि लोगों को ताकि हम लोगों को क्या करें, जागृत कर सकें कि नहीं, प्रदूषण को रोकिए, हटाइए और इस पर क्या कीजिए, काम कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रदूषण के लिए कोई एक व्यक्ति काम करेगा तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को सारे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, जागृत करना चाहिए। तो इसी को व्यू में रखते हुए पृथ्वी दिवस मनाया जाना शुरू किया है, और 1970 से शुरुआत किया गया है। और दोस्तों ये 1970 से शुरुआत किया गया है, और ये आता है कब, 21 अप्रैल 1970 को जो है, सॉरी 22 अप्रैल को जो है मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल 1970 को जो है मनाया जाता है अप्रैल दिवस, सॉरी पृथ्वी दिवस। दोस्तों 2011 में मनाया गया है, 22 अप्रैल 2011 को। तो इसका अगर विषय की बात करें दोस्तों, तो इसका विषय था रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। रिस्टोर आवर अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी का पुनर्स्थापना, इसका विषय था। याद रखिएगा विषय के बारे में, इसका विषय था रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ हुआ पुनर्स्थापना, ठीक है। पृथ्वी का क्या, हमारा पृथ्वी का पुनर्स्थापना, हमारा पृथ्वी का पुनर्स्थापना, इसका अर्थ होता है हमारा पृथ्वी का पुनर्स्थापना। तो पृथ्वी दिवस के बारे में याद रखना है, कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 2021 का थीम क्या है, तो रिस्टोर माय अर्थ, ठीक। अब दोस्तों एक और है सुपर अर्थ के बारे में जान लीजिए। एक है सुपर अर्थ। सुपर अर्थ क्या होता है दोस्तों, सुपर अर्थ क्या होता है, अर्थ मतलब पृथ्वी, जान रहे होंगे। अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, तो उसका नाम दिया गया सुपर अर्थ। इसका क्या संबंध है पृथ्वी से, तो देखिए सुपर अर्थ जो होता है ना, ये भी एक प्रकार का ग्रह है। क्या एक प्रकार का ग्रह है, ये ग्रह जो है ना दोस्तों, हमारे सौरमंडल से नजदीक में ही है, लेकिन क्या है, सौरमंडल से बाहर है। क्या है, सौरमंडल से बाहर ग्रह है। ये कहाँ पे है, सौरमंडल से बाहर ग्रह है। इसको क्या कहेंगे, सौर अर्थ, सुपर अर्थ। ये सौरमंडल से बाहर स्थित है ये, ठीक है। लेकिन इसको क्यों दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका जो सौरमंडल से बाहर तो है, लेकिन इसका जो आकार है ना, वो पृथ्वी से, और पृथ्वी, इसका आकार होना चाहिए सूर्य सुपर अर्थ किसको कहेंगे पता है, जो सौरमंडल से बाहर होना चाहिए, और उसका आकार जो है पृथ्वी से दुगुना, पृथ्वी के दुगुना से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और पृथ्वी के
10 गुना से कम होना चाहिए। ठीक है, इसका आकार क्या होना चाहिए, पृथ्वी के दुगुना से अधिक होना चाहिए, जबकि पृथ्वी के 10 गुना से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। उसी को कहते हैं सुपर अर्थ, और इस सौर मंडल के बाहर स्थित होता है। तो अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, सुपर अर्थ का पृथ्वी से ही संबंध है। तो इसके बारे में हम आपको बता दिए। उसके बाद पृथ्वी दिवस के बारे में बता दिए, त्रिज्या, घनत्व, ये सब हम लोग बता चुके। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में गति भी 2 प्रकार का बता चुके हैं। फिलहाल अभी पृथ्वी के बारे में इतना ही रहने देते हैं, फिर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों मंगल की ग्रह के बारे में पता है, मंगल ग्रह के बारे में बहुत ही समान बातें हैं, पृथ्वी से लगभग सेम बातें हैं, बहुत अधिक में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी जो है 95% जो है कार्बन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आर्गन गैस की अधिकता है, 1 से 3% आर्गन गैस भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे जो है 0.1 से लेकर के 0.4% तक जो है ऑक्सीजन की भी संभावना है, ऑक्सीजन गैस भी पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, जीवन की संभावना कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे भी जीवन की संभावना है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण दोस्तों इसको कहते हैं, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। ठीक है, तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है, कोई बोले लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की क्या होती है, अधिकता होती है। दोस्तों अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी अपने चक्कर काट लेता है 23, इसका भी लगभग 1 दिन ही है, 1 दिन में ये चक्कर काट लेता है। लेकिन इसका एक्यूरेट टाइम की अगर हम बात करें तो 24 घंटा 37 मिनट और 22 सेकंड। ठीक है, तो इतना देर में जो है अपना चक्कर पूरा करता है। और यहाँ भी दोस्तों पृथ्वी के समान ही बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे भी जीवन की संभावना देखी गई है। और ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जहाँ पे जीवन की संभावना देखी गई। पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा ग्रह है मंगल, जहाँ पे जीवन की संभावनाएं देखी गई है। दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में हम आप लोगों को विशेष बातें कर बताएंगे, बहुत बड़ा है मंगल ग्रह के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा प्रक्षेपयान भेजा गया है। नासा ने भेजा है, इसरो ने, नासा तो सबसे अधिक जो है प्रक्षेपयान भेजने वाला बन गया है। ठीक है, 2021 में, सॉरी 20 में भी भेजा है, 18 में भेजा है। तो यहाँ पे इसके सतह को अध्ययन करने के लिए यहाँ पे से इन्विटेशन मतलब आते रहना चाहिए। इसको इसरो भी भेजा है, भारत की भी अंतरिक्ष एजेंसी है, तो बहुत सारे जहाँ पे प्रक्षेपयान भेजेगा, तो इसके बारे में विशेष जानकारी हम कल देंगे। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो आधे घंटे से ऊपर का हो गया है, और फिर ज़्यादा देर का वीडियो बनाएंगे तो फिर आप लोगों को पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ेंगे नहीं। और फिर ठीक है, तो इतना ही, कल हम लोग आप लोगों को मंगल ग्रह के बारे में बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा ना कि वीडियो आया है या नहीं आया है। तो अगर आप लोग पढ़ रहे हैं हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कल इसी चैनल पर। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।